ये कलाकारी तुम ऐसे अपने मुंह से ही निकालने में निपुण हो। ये इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली है तुमने? अच्छा, आज मौसम ठीक सा था तो आबादी ठीक ठाक आ गई। इसका मतलब कुछ लोग धुंध में आराम फरमाते हैं, है ना? आते नहीं हैं जो। बेटा डेली क्लास ना, देखो घर पे रजाई में घुस के पढ़ने में ना तुम्हें पता नहीं चलता, बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं, क्लास में अटेंटिव होके सीखते हैं, जिसकी छाप लंबे टाइम तक दिमाग पर रहेगी। जो सोचते हैं ना कि बस घर में बैठ के बराबर ही पढ़ लेंगे, पढ़ा नहीं जाता। सेम क्लास है एप्लीकेशन पर ज्यादा अच्छी पढ़ाई हमेशा क्लास में बैठ के होती है। अगर ऐसा ना होता बेटा तो अपनी बेटी को हम क्यों कहते कि इसके लिए तो कितना आराम है ना, आराम से ऊपर बैठ के देख ले। लेकिन देखो मेरी खुद की सिस्टर आती थी, 7-8 साल पुरानी बात है, तब तो उधर वाली बिल्डिंग थी। वो मैरिड थी, एक बेटा उसका 1-1.5 साल का। मैंने उसको कहा कि ज्वाइन करने का मतलब डेली आना पड़ेगा। उसके घर में कोई मेड नहीं थी, अपने घर का सारा काम निपटाती इकलौती बहू थी। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, जितना छोटा बच्चा उसको छोड़ के राइस से यहाँ तक आती ऑटो पकड़ के, फिर यहाँ क्लास में आती। तो क्योंकि उस टाइम पे भैया बहुत भीड़ बढ़ जाती है, जो बच्चे जिनके घर में काम नहीं है लड़कियां पहले आ जाएंगी, अब जिनके जिम्मेदारी ज्यादा है वो तो लेट हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत, सबसे पीछे जनरली सीट मिलती। लेकिन मैंने उसको कभी नहीं कहा कि तुम मत आ, मैं लैपटॉप पे तेरे घर पे क्लास दे दूंगी, क्योंकि मैं जानती थी घर पे नहीं पढ़ा जाएगा। बेटा ये बात मैं तुम्हें सिर्फ वैसे ही कहती तो तुम सोचा कि मैं हमें कह रही हैं। हमारी खुद की बेटी भी क्लास में बैठती है ना, इसके लिए कितना आसान है, ऊपर ही बैठ के लैपटॉप खोले अपने रूम में पढ़ ले। लेकिन यहाँ क्यों बुलाते हैं, क्यों मैंने अपनी रियल सिस्टर को क्लास में इतनी भीड़ में बैठाया? क्योंकि इनमें अंतर है, घर पे पढ़ना और क्लास में पढ़ना बिल्कुल अलग हैं। अब इसको समझो या ना समझो, मैं तो अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर बराबर होते तो मैं अपने खुद के क्लोज लोगों को सुख देती कि तुम यहाँ रह के पढ़ लो, तुम मत आओ नीचे तक। मेरी सिस्टर ट्रेवल करके आती, उसमें सर्दी भी आई गर्मी भी। दिल्ली में DSSB का पेपर जो हुआ उसमें इसका 3rd रैंक आया, 1.25 मार्क्स कम था उसका फर्स्ट आने वाले से। और इतना तुम जानते हो 1-2 क्वेश्चन आते आते भी गलत होते हैं, इसका मतलब वो टॉप करने की पोजीशन पर आ गई थी। वो कब? जब वो मेहनत कर गई, 1-1.5 साल पूरा पढ़ती रही। ऐसी सर्दियां भी आई गर्मी भी आई, उसके पास कोई अपना साधन नहीं था, वो आती थी ऑटो में बैठ के। आज वो इस लायक है कि उसकी लगभग 80,000 प्लस की सैलरी है, अब लाइफ को मजे से जी रही है। अब घर में मेड भी आ गई, सारे काम भी, सब चीजें, सब खेल सारा पैसे का है ना। पैसा है तो आप फुली ऑटोमेटिक मशीन ले लो, आपके कपड़े बाहर प्रेस होंगे, आपके घर में मेड आएगी, आपको काम ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब ये पैसा नहीं होता तब दोहरी मार होती है, काम भी करना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ ना उस बात की वैल्यू समझो। यहाँ पढ़ना और घर पे पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ समय बाद फील होगा। जो बच्चे पेपर निकालेंगे ना वो होंगे जो घर के आराम को छोड़ेंगे, जो घर में रजाई में घुस के लेट के सोच रहे हैं अरे मैडम, अभी तो कुछ लोग देख ही रहे होंगे, सोच रहे हैं मैडम क्या बोल रही हैं ये। तो ये रियलिटी है, जो यहाँ बैठे हैं ठंड में आके ये आगे रहेंगे, उनसे जो आराम को पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर आराम करने में उतनी पढ़ाई हो पाती तो सबसे पहला सुख मैं अपने बच्चे को या अपनी बहन को देती, जो मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे इसका अंतर पता है। चलो, कल हमने एक टॉपिक लगभग पूरा कर लिया था, उसका एक पैराग्राफ बचा, वो तुम्हें आता है, मैं करा दूंगी, उतना मैं पढ़ा दूंगी भी। अब हमारा टारगेट क्या है, बोर्ड पर देखो, सेकेंड टॉपिक पढ़ना जो है जिलेवार परिचय। एक एक जिले का परिचय होगा। मैंने तुम्हें मैप दिखाया था, हाँ मैप तुम्हारे दिमाग में है। सबसे ऊपर का जिला कौन सा है? पंचकुला। लेकिन पंचकुला स्टार्टिंग से नहीं था बेटा, ये तो 1995 में बना। सब लोग बोर्ड पर देखो, जब हम अलग हुए 1 नवंबर 1966 को, तो हमें लगभग 35% हिस्सा मिल गया पंजाब का। इस 35% में हमने 6 जिले बनाए थे, और उन 6 जिलों को आप जानते हो, घर JK में ये 7 जिले थे। जे झज्जर नहीं है, जींद है। M का ये K का मतलब करनाल है। कुरुक्षेत्र कैथल बाद में बने। आज हम यही जानेंगे कि कब कौन सा जिला बना, उसके बाद जिलेवार परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले 1966 में कितने जिले बने? 7। 7 बड़े जिले थे घर JK में। सबसे बड़ा जिला था हिसार, उस जमाने में पढ़ रहे थे 13,900 के आसपास, 14,000 से थोड़ा कम। और सबसे छोटा जिला था जींद, कितना था? कुछ मेरे ख्याल 2709 के आसपास कुछ था ना। अब ध्यान से देखो, कुछ साल शांति से रहे, फिर 72 में हमने इन 7 में से काट के 2 जिले बना दिए। एक जो बड़ा जिला बनाया भिवानी, और एक हमारा सोनीपत।
जो अब धीरे धीरे उसी लाइन पर है जिस पर कभी गुड़गांव था या फरीदाबाद था, यानी ग्रोथ की स्पीड बहुत ज्यादा तेज गति से पकड़ ली है सोनीपत ने। अगले साल 73 में जिस दिन ये बने उसके ठीक एक महीने एक दिन बाद, ये बने थे 22 दिसंबर को इसी महीने में, और अगले महीने यानी 23 जनवरी को एक जिला बना था जिसका नाम था कुरुक्षेत्र। था तो पहले से, बस मान्यता मिल गई कि भाई ये एक अलग टेरिटरी है, यहाँ एक एसपी भेज दो, एक आईएएस एक आईपीएस भेज दो, ये अपना काम खुद से करेगा, इसके अपने टैक्स और ये सब काम होंगे। फिर 2 साल बाद 1975 में एक जिला बना जो आज तक सबसे बड़ा जिला है हमारा। कौन सा? 4277 इसका एरिया था वर्ग किलोमीटर। अगर हम देखें हिसार का 14,000 वाला, वो कट के ही तो निकला है, ये सिरसा उसी का पार्ट था। आज इससे बड़ा आपके पास कोई नहीं है, इसको याद कर लेना। 4 दोस्त साथ साथ रहे और आज तक सबसे बड़ा है। भिवानी इससे बड़ा था, लेकिन चरखी दादरी आपके सामने 9 साल पहले 2016 में, तब फिर वो छोटा पड़ गया। अब ये नंबर 1 है, पिछले 10 साल लगभग होने को आए। 1979 में 12वां जिला बना। इसका मैं नंबर इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि ये पूछते हैं, मैंने 10-11 नहीं बोले, सीधे 12वां, ये पूछा जाता है 12वां जिला। ध्यान से देखो ये कितने थे, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12वां एक जिला था फरीदाबाद। फरीदाबाद तो बहुत पहले से है, ये तो हमारा पूरा उद्योगों का ढांचा था, भाग के आए थे रेफ्यूजी लोग, यहीं बसाए थे, लेकिन एक जिले के रूप में इसकी मान्यता हुई। और हम जानते हैं कि इसने बहुत ग्रोथ की, बहुत पैसा कमाया। टैक्स का लगभग आधा हिस्सा 2 दे देते हैं, एक फरीदाबाद और एक गुड़गांव। ये बेटा उद्योग धंधे हैं, और यहाँ उद्योग छोटे मोटे नहीं है, यहाँ हरियाणा के भारी उद्योग। जेसीबी छोटी बात है या बड़ी बात है? ये ट्रैक्टर और ये बड़े बड़े, ये सब बड़ी मशीनरी, हैवी मशीनरी यहाँ बनती है बेटा। और यहाँ पूरा जो एक सिक्का चलता है वो नंदा परिवार का चलता है। नंदा जिनके घर शादी हुई थी अमिताभ बच्चन की बेटी की, नंदा एक पूरी फैमिली है जिसने बहुत बढ़िया बिजनेस जमा रखा है यहाँ पर। तो ये पूरी नगरी इनकी है, ट्रैक्टर से लेके जेसीबी से लेके सारे भारी भरकम उद्योग यहाँ पर हैं। फिर हम थोड़ा सा रुक गए कि अपना ग्रोथ करते हैं, अब थोड़ा छोड़ो ये बनाना जिले, ग्रोथ करो। और हमने 10 साल तक कुछ नहीं किया, जिले नहीं बनाए, हम शांति से बैठ गए। फिर 10 साल बाद हमने अपने पुराने दिन पर, जब ये बना था ना 1 नवंबर को, हमने 4 जिले बनाए। KRPY हमारे ऊपर कृपा हुई, KRPY कृपा हुई, और हमने 4 जिले बना दिए। अब ये था करनाल, ये कुरुक्षेत्र, तो ये कैथल। आर से एक ही जिला है आपका, सॉरी रोहतक तो पहले से था, रेवाड़ी। रोहतक तो हमारे पास तब से है जब से आप बने थे। घर में आर मतलब रोहतक, हार्ट ऑफ हरियाणा था। ये पी क्या है? पानीपत। पानीपत की एक खास बात ये है, इसको अलग किया था 1989 में 1 नवंबर को। 90s ने अपना काम बढ़िया किया। 91 के जुलाई में, यानी 1.5 साल बाद जाके ये फिर से ऐड हो गया करनाल के साथ, कि मैं तो करनाल के साथ हूँ। कितनी अजीब कहानी है पानीपत की, सुन लो दोबारा। पानीपत अलग हुआ 1 नवंबर 1989 को, यानी पूरा 90 गया होगा, 90 पूरा इसने अकेले काम किया। फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसी कंडीशंस हुई कि वापस जाके, ये जुलाई का महीना था बेटा 1991, और ये चिपक गया कि मैं तो भैया करनाल के साथ ही खुश हूँ, मैं तो यहीं अपना काम चलाऊंगा। फिर लिखत पढ़त हुई और 1 जनवरी 1992 को कहा पूर्ण रूप से अलग कर दो पानीपत को करनाल से। तो पानीपत 2 बार बना है, एक 1 नवंबर 1989 को और फिर 1 जनवरी 1992 को। इसने 2 साल काटे, 1.5 साल इकट्ठे में। 1990 पूरा और 91 का जुलाई, यानी 7वां महीना आ गया ना बेटा, तो 1.5 साल मान लो ये अलग रहा। फिर ये जाके अटैच हो गया वापस किसके साथ? ऐसा अकेला ये है, वरना जिला बन के खुश होता है कि मैं अलग हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। अब हांसी अलग हो रहा है तो हांसी का अपना एक रुतबा होगा। अगर खरखौदा कह रहा है कि गोहाना कह रहा है मुझे अलग होना, तो एक रुतबा होता है बेटा, अपनी आइडेंटिटी। लेकिन ये एक ऐसा जिला है जो बना, फिर जाके चिपक गया, फिर दोबारा बनाया। दोबारा कब बनाया ये? 1 जनवरी 1992। पहले कब बनाया था? 1 नवंबर 1989। सिर्फ एक सिंगल केस है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। YN का मतलब क्या होगा? यमुनानगर। एक जिले के रूप में इसको मान्यता मिल गई। कौन सा सन था ये? 18। हाँ, अब देखो ये कौन से नंबर का था, हमने याद किया 12।
13, 14। इसके बाद अब थोड़ा सा ब्रेक आया और अब 1995 तक कोई जिला नहीं बना। 95 में हमने अपना बहुत सुंदर शहर, जो हमारे यहाँ एक सब्स्टिट्यूट है, अगर कल को हमें दिक्कत आई, चंडीगढ़ में चिक चिक हो गई, कोई कलेश हुआ, तो हम तुरंत से मूव कर जाएंगे। कहाँ पर? हमने बहुत सारे हेडक्वार्टर पंचकुला में ही बना रखे हैं अपने, हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। पर फ्री की एक अच्छी चीज़ मिली हो तो उसको क्यों ही हम छोड़ें। हमने लेकिन ऑल्टरनेटिव अपना तैयार कर रखा है। पंचकुला हमारा टक्कर दे सकता है चंडीगढ़ को। 1997 2 जिले बने, एफ और जे। ये फरीदाबाद तो हो नहीं सकता, ये फतेहाबाद है। और जे जीन तो पुराना है, तो ये बेटा झज्जर, ये है झज्जर। अब आप जानते हो झज्जर दिल्ली को टच करता है, और सोनीपत के बाद उम्मीद है अगला नंबर झज्जर का, क्योंकि फरीदाबाद गुड़गांव डेवलप हो गए, सोनीपत बहुत तेज गति से, अगला शायद झज्जर होगा। अभी झज्जर में जमीनों के रेट उतने हाई नहीं हैं, लेकिन 10 साल में आप देखोगे झज्जर की जमीनें सोनीपत की तरह एकदम से, सोनीपत एकदम से उभरा है। 15 साल पहले यहाँ जमीनें महंगी नहीं थी, अब हो गई। लेकिन 97 के बाद फिर एक ब्रेक आया, फिर 2005 में डेट थी 4/4/5, यानी 4 अप्रैल 2005 को एक नया जिला बना, सत्यमेवपुरम। लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा हम मेव हैं, हमारे जिले का नाम करो मेवात। और अब तुम्हारे सामने इनका नाम हो गया नूह। पहले ये एक ऐसा जिला था जिसका नाम मेवात था, जिसका हेडक्वार्टर नूह में था, लेकिन अब इसका नाम भी नूह है और इसका हेडक्वार्टर भी नूह में है। 2008 में पलवल एक ऐसा जिला बना जहां स्कूलों की अधिकता के कारण इसको स्कूल सिटी भी कह देते हैं, विद्यालय स्कूलों की नगरी कह देते हैं। और लास्ट जो तुम्हारे सामने बना था प्रॉपर, वो था चरखी दादरी। चरखी दादरी कहते हैं यहाँ पे एक तालाब था जिसमें दादुर थे, दादुर संस्कृत में मेंढक, मेंढक की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा चरखी दादरी। और अब तुम्हारे सामने लगभग 9 साल बाद घोषणा हुई है 2025 के दिसंबर में कि नया बनेगा हांसी। अब ये बनेगा 26 में जाके, क्योंकि कागजी काम होंगे। इसकी घोषणा सितंबर में हुई थी, बना था दिसंबर में, तो अब ये 26 में जाके अस्तित्व में आ जाएगा नए जिले के रूप में। और ये हरियाणा का 23वां जिला होगा। अभी फिलहाल गिनती में कितने हैं? 22। अब सबके बारे में थोड़ा सा किताब से पढ़ते हैं, निकालो। हाँ बेटा, किसी के 500 रुपए गिर गए हैं? बेटा देखना किसके पैसे गिर गए हैं, उठा के, जिसके हैं ले लो। तेरे तो नहीं है, देख लो बेटा जिसके हैं। अब 500 रुपए देख तो लो। मिल गए? किसके हैं? नहीं, किसी के तो होंगे बेटा। 1 मिनट, किसी के यहाँ अपने चेक कर लो ना किसके गुम हुए 500 रुपए। चलो ऑफिस में से ले लेना जिसके हो। झूठ मत बोलना बेटा, जिसके हो। बेटा 500 रुपए तुम्हारी उम्र में बहुत कीमती होते हैं, मुझे पता है। ये 500 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसा ना हो किसी ने सफाई की हो यहाँ सफाई कौन करता है? तेरे? अच्छा, मिले किसको? अच्छा, उसको पक्का तेरे ही है। चलो हाँ, ऐसा कई बार होता है ना, कोई सफाई कर रहा हो, कोई उसके गिर गए हो, तो फिर उसको वापस मिल जाने चाहिए। चल कोई बात नहीं बेटा। देखो मेरा ये मानना है, कोई किसी के पैसे खा नहीं सकता, ईश्वर न्याय करता है। अगर हम किसी के पैसे खाते हैं तो वो कहीं और निकल जाते हैं, बीमारी में, चोट में, कहीं ना कहीं नुकसान खाते हैं इंसान। चलो किताब उठाओ जल्दी से। कल का लास्ट पेज पढ़ना रह गया था ना? देखो जरा पेज 10 पे, बस अब बातचीत बंद कर दो बेटा। पेज 10 पे आ जाओ, लास्ट। हरियाणा का इतिहास प्राचीनता से आधुनिकता तक, ये मैंने तुम्हें पूरा डिटेल से पढ़ा दिया। मेरे ख्याल इसमें तुम्हारे नंबर अब कटने नहीं चाहिए, ये बस उसी की कहानी है, एक बार शॉर्ट में जल्दी से पढ़ लो। हरियाणा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। नाम की उत्पत्ति बताओ, क्या शब्द था? हरियाणा। कौन सी भाषा का? संस्कृत। ईश्वर का घर है ये, पढ़ो। नाम की उत्पत्ति, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द, बस संस्कृत टिक कर लो। हरियाणा शाब्दिक अर्थ ईश्वर का घर, ईश्वर का निवास। ऋग्वैदिक काल में टिक कर लो, ऋग्वैदिक काल से इसका स्पष्ट है। क्या तुम्हारा नाम आया है कहीं ऋग्वेद में? हमारा नाम था रज हरियाणे, ये लिख लो। रज मतलब मिट्टी, हमारा नाम लिखा हुआ है रज हरियाणे ऋग्वेद में। मिट्टी, हरियाणा की मिट्टी
रज का मतलब मिट्टी होता है। महाभारत काल पढ़ो। महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध का कितने दिन चला था? 18। कुरुक्षेत्र यहीं स्थित है। मुगल काल पढ़ लो। मध्यकालीन भारत में हरियाणा लंबे समय तक मुगल साम्राज्य के अधीन रहा। दिल्ली के सूबे का अंग था। अंडरलाइन करो, दिल्ली सूबा था, हम उसके पार्ट थे। मराठा और ब्रिटिश काल, बताओ मराठों ने कौन सी संधि पे सिग्नेचर किए थे? सूरजयंजन। तुम मराठों के हाथ में कब आ गए थे? 1757 और 1803 में उन्होंने लिखा। अंडरलाइन करो, 1757-58 मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में, 1803 सुरजी अंजन गांव की संधि। बस पढ़ लो। ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए। 1805 में 2 हिस्सों में बांट दिया। अंडरलाइन। 1809-10 तक पूरे हरियाणा पर पूर्ण नियंत्रण। पूर्ण नियंत्रण में 7 साल लगे थे। वो सिग्नेचर कब हुए थे? 1803। पूरा नियंत्रण कब हुआ? 10, क्योंकि 10 तक हम लड़े थे कि हम नहीं आएंगे इनके अंडर। नेक्स्ट पढ़ना पूर्ण नियंत्रण। फिर पढ़ो ब्रिटिश राज के दौरान हरियाणा को पंजाब प्रेसिडेंसी, अंडरलाइन करो, पंजाब प्रेसिडेंसी का हिस्सा, और 1966 तक हम बने रहे यहीं पर। पृथक राज्य की मांग, बताओ पहला आदमी कौन था? मास्टर 60-61 में अनशन किया था ना, फिर मास्टर, फिर संत फतेह सिंह। लेकिन किसने कहा भाई ये छोड़ दो? शास्त्री ने, क्योंकि क्या हो गया था? भारत पाक युद्ध। पढ़ के देखो। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किए जाने के बाद हरियाणा के लोगों ने पंजाब से अलग होकर दिल्ली में शामिल होने की मांग उठाई। बस पढ़ना था ये, अंडरलाइन करो। पीरजादा मोहम्मद हुसैन 1925। ये तुम्हारी बात क्यों कर रहे हैं? मुस्लिम लीग में, क्योंकि तुम्हारे वो जमींदारा लीग 23 में बनी है ना, उसके साथ। आगे टिक करो। पंडित श्रीराम शर्मा, याद है ये पंडित जी थे? एक नेकीराम शर्मा, एक श्रीराम शर्मा, और एक वो कौन थे? हाँ बेटा, मैंने उसको सर्च किया था। उनका नाम देश बंधु है, दीन बंधु नहीं है। देश बंधु गुप्ता। कहाँ के थे वो? पानीपत के। उनके नाम का कॉलेज भी चलता है एक छोटा, पानीपत में ही। अंडरलाइन कर लो ये। देश बंधु, क्या बताया मैंने, क्या नाम था इनका? देश बंधु। फर्स्ट पेज वाला ठीक करो, फर्स्ट पेज निकालो, वहां दीन बंधु लिखा है, सेकंड हाफ में काट दो और वहां देश बंधु लिख लो। ऊपर से चौथी लाइन देखो फर्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज बेटा, कहाँ ढूंढ रहा है फर्स्ट पेज? फर्स्ट पेज में सेकंड हाफ में ऊपर से चौथी लाइन देखो, दीन बंधु। मिल गई? काटो इस दीन बंधु को, देश बंधु लिखो यहां। इनके नाम का कॉलेज है। चलो अब आओ लास्ट पेज पर वापस। तो इनका नाम टिक कर लो, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, पंडित श्रीराम शर्मा। अब क्या है यहाँ पर? देश बंधु। ये ठीक है बेटा, देश बंधु। इसके ऊपर पीएनपी लिख लो, पानीपत के थे ये। नेकीराम शर्मा, सर जॉफरी कॉर्बेट। तुम्हें याद है कॉर्बेट ने सेकंड आरटीसी में हमारी बात उठाई थी? लिखो यहाँ दूसरी आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ होती थी? लंदन में, ब्रिटेन में, यूके में, कुछ भी कह लो। सेकंड आरटीसी, जॉफरी कॉर्बेट नाम था इनका। और दीन बंधु जैसे नेताओं ने समर्थन दिया। अब नीचे आ जाओ। भाषाई विभाजन, कितने फॉर्मूले हैं तुम्हारे हरियाणा के? 2। एक सच्चर जो हमने नहीं माना, फिर एक फजल अली ने भी वैसा ही कहा था जो हम खींचते गए, लेकिन फिर एक आदमी था सरदार हुकुम सिंह, उसने कहा कलेश करेंगे ये, इनको अलग कर दो। पढ़ो। भाषाई आधार पर विभाजन के लिए सच्चर फॉर्मूला, अंडरलाइन करो। डेट बोलो, 1 अक्टूबर लिख लो यहाँ, 1 अक्टूबर लिखो। क्षेत्रीय फॉर्मूला 1956। कौन था क्षेत्रीय फॉर्मूले का निर्णायक? नहीं बेटा, क्षेत्रीय फॉर्मूला 56 वाला फजल अली। आगे पढ़ो। जैसे प्रयास हुए सफल नहीं हुए। मास्टर तारा सिंह, अंडरलाइन करना, 60-61। फतेह सिंह 65-66। जैसे नेताओं ने पंजाबी सूबे की मांग के लिए अनशन किए। सरदार हुकुम सिंह आयोग, आयोग कहे या समिति कहे? हाँ, आयोग काट दो, समिति लिखो। संसदीय समिति थी ये। लोकसभा के अध्यक्ष थे बेटा, पहले सिख अध्यक्ष, तीसरी लोकसभा लिख लो। थर्ड एलएस मतलब लोकसभा, सिख अध्यक्ष थे ये। दिल्ली में ये बात उठी थी। और शाह आयोग, कितने मेंबर थे? नाम बताना। जेसी शाह, एस दत्त, एम फिलिप। अंडरलाइन करो शाह आयोग। 66 की सिफारिशों पर। अगर पूछे शाह आयोग कब आया, डेट क्या बताओगे? 23 अप्रैल। रिपोर्ट बनी 31 मई को। सबको ये तारीखें याद रखनी है, 23 अप्रैल 31 मई। सिफारिशों पर पंजाब पुनर्गठन विधेयक 66 संसद द्वारा पारित हुआ। कब पारित हुआ ये? सितंबर में। और हरियाणा बना नवंबर में। अप्रैल, मई, सितंबर, नवंबर, सारे 66 के हैं ये।
नेक्स्ट पे आ जाओ, राज्य का गठन 1 नवंबर 66, 18वां संवैधानिक संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा राज्य बने तुम? 17वां, लेकिन अमेंडमेंट था 18वां। संशोधन के तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। पंजाब से 35.18% हिस्सा मिला। कितने जिलों समेत? 7। घर जेके में आर्टिकल 21, कौन सा आर्टिकल 21? हमारे वाला नहीं, हमारी फाइल का, जो शाह ने लिखी थी उस फाइल का, जिसे कहते हैं शाह कमीशन, आर्टिकल लिखे गए थे ना, उसका आर्टिकल। आर्टिकल 21 में कहा गया पंजाब और हरियाणा का एक साझा हाई कोर्ट होगा। आज तक भी है ये 21, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा और पंजाब के हाई कोर्ट का नाम क्या है बेटा? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हमारा नाम पीछे क्यों लिखा? क्योंकि हम बने ही लेट थे, उसका नाम पंजाब हाई कोर्ट था, फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हुआ। आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है, हमारे कोर्ट की तरफ इशारा करता है आर्टिकल 21। वैसे भी आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है ना, जीवन का संरक्षण कभी समाप्त न होने वाला, वो भारत का संविधान है। चलो, आज हमने फर्स्ट टॉपिक पूरी तरह से पढ़ लिया, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा ना कटे। अब आ जाओ सेकंड पर, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा के जिले। सबसे पहले गुड़गांव में पहुंचो। सारा अंडरलाइन मत करना, जो मैं कहूं उस पर अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि वो ज्यादा काम का होगा। पहले स्थापना टिक कर लो, 1 नवंबर 66। ये 7 के आगे लिखा होगा 1 नवंबर, किस किस के? GHARJKM, उसमें से पहला पढ़ रहे हो गुड़गांव, बस पढ़ो सिर्फ, आगे मत टिक करना। हेडक्वार्टर गुड़गांव, सबके हेडक्वार्टर सेम है, बस एक का अलग है, महेंद्रगढ़ का, उसका हेडक्वार्टर है नारनौल, नारनौल में। बाकी सबके हेडक्वार्टर, सोनीपत का हेडक्वार्टर कहाँ है? सोनीपत। हेडक्वार्टर की क्या पहचान होती है बेटा? वहां डीसी बैठेगा, एसपी बैठेगा, प्लस आपकी तहसील होगी, आपका वहां पे मेन कामकाज होगा, जैसे सचिवालय टाइप का। पढ़ो तो इसका हेडक्वार्टर सेम है, इसलिए टिक नहीं करेंगे। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। तहसील पढ़ लो गुड़गांव। पटौदी टिक कर लो, पटौदी। सोहना, सोहना में फेमस है ना गर्म पानी का झरना। क्यों आता है गर्म पानी? सल्फर, गंधक, लिख लो यहाँ, गंधक या सल्फर है उस पानी में, इस कारण वो ज्यादा गर्म है, सल्फर। और जितनी स्किन की डिजीज होती है ना बेटा, उन सब की दवाइयों में, स्किन डिजीज की जितनी वो आती हैं दवाइयां स्किन पे लगाने के लिए, उन सब में सल्फर डालते हैं। इसका मतलब सल्फर स्किन डिजीज को ठीक करता है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि चर्म रोग हो, चमड़ी का कोई रोग हो, तो जाके सोहना में नहा लो, क्योंकि वहां के पानी में किसकी अधिकता है? गंधक। आम आदमी को गंधक नहीं पता, वो तो मान्यता है कि भाई वहां पे उस कुंड में नहाने से स्किन के डिसऑर्डर चले जाएंगे, लेकिन साइंटिफिकली डॉक्टर्स को पता है कि वो मेडिसिन के रूप में इसलिए काम करता है क्योंकि उसमें सल्फर है, और उस ऑइंटमेंट में भी सल्फर होता है जो डॉक्टर देता है। तो यहाँ लिख लो सल्फर की अधिकता। गर्म पानी का कुंड है, यहाँ झरना है सोहना में। एक सोहना में बेटा कार रैली फेमस है, विंटेज कार रैली, यहाँ बस लिख लो कार रैली। डिटेल में पीछे मैंने अपने आप लिखा है, मैं वहां पढ़ा दूंगी कब स्टार्ट हुई, कहाँ हुई, किस सन में, किस ग्रुप की, सब बाद में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ शॉर्ट में लिख लो कार रैली। विंटेज, विंटेज क्या होती है बेटा? हाँ, जो बहुत पुरानी और बहुत नामी गिरामी होती है ना। अब कोई अपनी ऑल्टो को खड़ी रखे और 20 साल बाद कहे मेरी विंटेज बन गई, तो नहीं बनेगी। विंटेज में आते हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिनकी करोड़ों रुपए की गाड़ियां होती हैं, उन्हें विंटेज में दिखाया जाता है। जैसे विंटेज कार अभी भी हैं, जो रॉयल फैमिलीज है ना, उदयपुर में जो ये महाराणा प्रताप के वंशज नहीं है, लक्ष्यराज, कितनी बार यूट्यूब पे आप देखते हो, उन्होंने पूरा मेंटेन किया हुआ है। एंट्री की फीस ही 300-400 रुपए एक आदमी की, बस देखने की, जाके वहां देख के आओगे। और वो बंद कर रखी है, तुम जाके बैठ नहीं सकते उनमें, वो बंद है, बस यूं देखनी है, देख के भाई कैसी कारें रही हैं, उन्हें कहते हैं विंटेज कार। चलो, तो सोहना की फेमस है विंटेज कार रैली। नेक्स्ट पढ़ो, इसमें मानेसर है और फर्रुख नगर है। फर्रुख नगर में बेटा हमारे हरियाणा में रेलवे स्टेशन बना था। उस टाइम पे ना मालगाड़ी चलती थी नमक ढोने के लिए, तो ये डेवलप किया था। यहाँ लिख लो नमक ढोने के लिए गाड़ी, ये पूछा गया था HSSC में। नमक ढोने के लिए रेल चली, तो ये स्टेशन बना था फर्रुख नगर, इसमें मालगाड़ी आती थी, उसमें नमक भर भर के लाते थे, रेल नमक ढोने के लिए। जनसंख्या देखो इसकी ज्यादा है, 15 लाख। 15 पे अंडरलाइन कर लो, 15, 16, 17, 18, 4 हम याद करेंगे। नेक्स्ट पढ़ना लिंगानुपात 854, लिखो कम है। हाँ, ये काफी कम है हमारे हरियाणा में, क्योंकि हम वैसे ही कम है 879, ये 854 सबसे कम। लिख लो सबसे कम लिंगानुपात, सबसे खराब है। पढ़े लिखे हैं ना, कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा।
साक्षरता इसकी बहुत बढ़िया है, 84, अंडरलाइन कर लो। पढ़े लिखे हैं लेकिन लड़कियां बहुत कम हैं यहाँ। जनघनत्व टिक करना 1204, इसका सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर फरीदाबाद। फरीदाबाद का है 2442, इसका है 1202 या 4, 1204। विशेषताएं पढ़ लो। भारत का आईटी हब है। आईटी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सारे कॉल सेंटर यही तो हैं, आईटी का सीधा संबंध है। डीएलएफ, डीएलएफ क्या है बेटा? हाँ, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। एक बार सुन लो, बार बार नाम आएगा। ये बेटा दिल्ली में बनाया था किसी ने, नाम रखा था लैंड, जमीन, और पैसा, फाइनेंस। अमीर आदमी थे, इन लोगों ने ये कहा कि हम ना दिल्ली का विकास करेंगे, क्योंकि दिल्ली राजधानी बन गई थी, अंग्रेजों के जाने के बाद अपना भी तो काम करना था। तो डीएलएफ ने कहा हम दिल्ली की तस्वीर बदल देंगे, दिल्ली को बहुत सुंदर बनाएंगे। इन्होंने बेटा दिल्ली डेवलप किया, और जिसको आज हम लोग साउथ दिल्ली कहते हैं ना, जो सबसे पॉश बढ़िया इलाका है, वो इन्होंने डेवलप किया था। बढ़िया मार्केट्स, बढ़िया बिल्डिंग, सब कुछ। फिर दिल्ली में दिल्ली की सरकार बन गई। दिल्ली सरकार ने कहा हम ये प्राइवेट वालों को काम नहीं देंगे, हम अपना सरकारी बनाएंगे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारे दिल्ली के विकास का प्राधिकरण दिल्ली ने बना लिया। प्राइवेट वालों को कहा चलो निकलो यहाँ से। इन्होंने कहा भाई हमने पूरी दिल्ली की तुम्हारी साउथ की तस्वीर बदल दी, हम कहाँ जाएं? बोले हमें नहीं पता, अपना यहाँ से चले जाओ। तो इनको लगा कि हम ना जवाब देंगे, डीडीए जो बनाया है इससे बढ़िया काम करके दिखाएंगे, और दिल्ली में नहीं रख रहे ना, दिल्ली से लगते एरिया को डेवलप करेंगे। उस टाइम बेटा सस्ती जमीनें थी गुरुग्राम में, कुछ यहाँ खेती तो होती नहीं थी, यहाँ कुछ था ही नहीं, खाली पड़ा था। इन्होंने सस्ती जमीनें खरीद ली, खूब सस्ती जमीनें, मतलब कौड़ियों के भाव। और फिर इन्होंने बेटा वहां खूब पैसा लगाया, और गुड़गांव की तस्वीर जो आज गुरुग्राम है ना, उसकी सबसे बड़ा कारण उसका डीएलएफ है। आप जब दिल्ली के मेहरौली के इलाके से आगे जाते हैं, रंगपुरी वाले फ्लाईओवर से आप आगे बढ़ते हैं, तो जो आपकी एंट्री होती है ना, बड़ा सा पहले वहां टोल हुआ करता था, अब तो वो हटा दिया। एक साथ 32 लेन थी, 32 गाड़ियां एक साथ चलना कितनी बड़ी बात है, देश के सबसे बड़े टोल में इसका नंबर आता था, अब तो खैर हटवा दिया गया। यहाँ पे आप देखते हो इसके इस तरफ, जैसे मान लो आप आगे जा रहे हो, तो दिल्ली से यहाँ से रोड पे आए हो, इस तरफ बेटा डीएलएफ का काम स्टार्ट हो जाता है। आगे पूरा डीएलएफ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रिहायशी बिल्डिंग, ऑफिसेस के लिए, सब डीएलएफ ने डेवलप किया। अब और लोग भी आ गए, लेकिन एक होता है ना स्टार्टिंग का काम, किसने रिस्क लिया ऐसे खराब, तो उसमें डीएलएफ नंबर 1 है। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस ने अपना काम दिल्ली में भी खत्म नहीं किया। दिल्ली में इन्होंने कहा ठीक है निकल जाएंगे, पर अपना एक ऑफिस बना लेंगे। इन्होंने कनॉट प्लेस, क्योंकि कनॉट प्लेस सबसे महंगी और बढ़िया जगह है, यहाँ भी अपना ऑफिस बना रखा है। लेकिन मेन कामकाज अगर आज कहें तो ये गुड़गांव में करते हैं, वही डीएलएफ है। ये दिल्ली लैंड एंड फाइनेंसेस, तो ये टिक कर लो, डीएलएफ लिख लो यहाँ, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में ही है, एक ऑफिस इसका सीपी में भी है। तो इसको किसके आने के कारण इसका पत्ता साफ हुआ? डीडीए। आज डीडीए बिल्कुल फुस है, कुछ नहीं करता डीडीए, लेकिन डीएलएफ ने उस दिन से और ज्यादा डेवलपमेंट कर ली। और साइबर सिटी, साइबर आप जानते हो कंप्यूटर्स के कारण, जैसे कॉरपोरेट क्षेत्र है यहाँ, इंडिगो, मारुति, एरिक्सन इसके हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निकट है, कौन से एयरपोर्ट के? आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, दिल्ली में तो है, 10 मिनट भी नहीं लगते, इतने बढ़िया रोड्स हैं। पर्यटन स्थल पर आ जाओ, घूमने कहाँ जाएं? पहला शीतला माता मंदिर, इसको एक बार बेटा सुन लो सब लोग, हाँ ये बार बार आएगा, दुखी ना करे। हम सब जानते हैं हमारे इंडिया में 2 बार साल में कौन सा त्योहार आता है? बहुत भारी भरकम मेला भरता है, सब लोग सुन लेना, क्योंकि ये पूरी किताब में बार बार जिक्र होगा, फिर मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। नवरात्रि का बहुत बड़ा मेला जगह जगह भरता है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है। कहाँ पर? गुड़गांव में। और गुड़गांव में जो ये शीतला माता का मंदिर है, बहुत बड़ा सा एरिया है। मंदिर तो है बेटा एक जगह, लेकिन आपने देखा होगा पूरा प्रेमिसेस है, लोग कहाँ कहाँ से आके, पता नहीं राजस्थान गुजरात से आके बसे, यहाँ कई कई दिन तक लोग पड़े रहते हैं। और यहाँ बहुत लोगों की तो मान्यता है कि पूरी रात यहाँ बिताओगे तो ही आपकी पूजा अर्चना सफल होगी। यहाँ ऐसा नहीं गए फूल चढ़ाए आ गए, ये कहावत है कि यहाँ रात पूरी बितानी होती है, इसलिए मैक्सिमम लोग खाना बना के ले जाते हैं, फिर वहीं वो पूरी रात रहते हैं, फिर सुबह वापसी करते हैं। ये किसने बनाया? एक राजा था हमारा जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ये जाट राजा थे बेटा, जाट कम्युनिटी के थे राजा जवाहर सिंह, इन्होंने बनाया था। और इन्होंने क्यों बनाया था? क्योंकि ये जमीन थी पुराने टाइम में बीहड़ खाली पड़ी, यहाँ बेटा कीकर थे, यहाँ नीम और ये सब नहीं है इतने बढ़िया, यहाँ कीकर है, अरावली पूरा कीकर से भरा हुआ है।
इस एरिया में ये फ्री में दान दे दिया था गुरु को। कौन से गुरु को? द्रोणाचार्य, जो इन लड़कों को टीच करते थे ना, द्रोणाचार्य। द्रोण नाम था बेटा, आचार्य तो टीचर होने के कारण। तो गुरु द्रोण को या द्रोणाचार्य को जब ये सारे लड़के पढ़ लिख कर तैयार हो गए, 5 पांडव और 101 कौरव, तब इनके घर वालों ने कहा कि भाई गुरु को दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो ये जमीन दे दी। वैसे देखो कितने चालाक, खराब सी जमीन पकड़ा दी कि लो गुरुजी आप ये ले लो, जहाँ कोई खेती भी नहीं होती थी। गुरुजी ने वो जमीन ले ली। वहां कुछ था तो हाथ नहीं, खाली जंगल थे। वहीं बेटा उन्हीं जंगलों में घूमते घूमते गुरु और इनके ये जो शिष्य थे, तुम्हें याद है वहां एक लड़का था जिसका वो अंगूठा मांग लिया था, क्या नाम था उसका? एकलव्य। एकलव्य बेटा एक ट्राइब था, जंगलों में ट्राइब रहते हैं, यहाँ जंगल थे, वो ट्राइब में से एक लड़का था और वो बस उनकी मूर्ति बना के अपनी धनुर्विद्या खुद ही चलाने लग गया और इतना बढ़िया एक्सपर्ट हो गया कि धनुष बाण में नंबर 1। तो गुरु द्रोणाचार्य अब क्योंकि वहां गुड़गांव में ही घूमते थे अपने शिष्यों के साथ, इनको लेके एक दिन जा रहे थे तो इनके आगे कुत्ता चल रहा था। वो कुत्ता भौंकने लगा, उसको लगा वो कोई आवाज कोई है। तो जैसे वो आगे गया, इस एकलव्य ने अपने तीर ऐसे उसके मुंह में मारे कि उस मुंह में से कोई खून नहीं निकला, लेकिन उसका पूरा मुंह जो था बांध दिया। तीर इतने एग्जैक्ट लगे कि बिना चोट लगे उसके मुंह में तीर एक लाइन में बांध के खड़े कर दिए। तो गुरु ने कहा भाई ये कैसे, किसने अजूबा किया? तीर मारेंगे तो उसको खून निकलेगा ना, मरेगा कुत्ता। कुत्ते का कुछ बिगड़ा नहीं, बस भौंक नहीं पाया। तो फिर उन्होंने देखा ये किसका कमाल है, फिर ढूंढा तो वो मिला एकलव्य। तो उसने कहा भाई तुमने तो गजब कर दिया, कौन तुम्हारा टीचर है? तो दिखाई मूर्ति। फिर उनके मन में आया कि ये लड़का ज्यादा काबिल है अर्जुन से। भाई अर्जुन इतना कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना था। तब उन्होंने फिर ये देखा कि भविष्य में ये अर्जुन को बीट कर देगा और कल को ये राजाओं के बराबर हो गया। ये लड़का तो था बेटा ट्राइब का, ट्राइब को क्या मानते थे? शूद्र। और ये लड़का जो ये तैयार कर रहे थे ये क्षत्रिय, ये तो राजाओं का लड़का था ना, क्षत्रिय हमेशा शूद्र से ऊपर रखने थे। तो शूद्र का अंगूठा कटवा लिया। सबको पता है बिना अंगूठे के उसको खींचना पॉसिबल नहीं था। आज भी इकलौता एक मंदिर है जिसे कहते हैं एकलव्य का मंदिर। कहाँ है वो? उन्हीं इलाकों में जहां वो जंगलों में घूमते थे। ये ट्राइब लड़का था जिसका इकलौता एक मंदिर, जहां इसने वो अंगूठा काटा, वो खून गिरा, वहां कहते हैं बाद में मंदिर बन गया। तो ये गुड़गांव की कहानी है। जाट राजा जवाहर सिंह ने, ये जो गुरुजी थे, इनकी शादी हुई थी द्रोणाचार्य की कृपी से। माता कृपी बोलते थे इनको। इनके नाम का ये मंदिर है और इनके ऊपर भगवान की कोई ऐसी कृपा थी कि अगर ये किसी बच्चे के सर पे हाथ फिरा देती थी तो उस बच्चे को चेचक नाम का रोग नहीं होता था, जो जानलेवा था। चेचक हुआ तो बच्चा मरेगा। तो उस टाइम पर चेचक से या माता से बचाने के लिए इसका नाम माता रख दिया था लोगों ने कि भाई माता निकलती है, जिसके सिर पे हाथ फेर दिया माता कृपी ने वो बच्चा बच जाएगा। तो माता का प्रकोप बड़ा डरावना था, भयानक था, छोटे छोटे बच्चे मर जाते थे। तो लोगों ने ये कहा कि भाई इनके नाम का मंदिर बना दो, यहाँ आके धोख लगा देगा अगर बच्चे के साथ इंसान, तो फिर उसके बच्चे को बहुत सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगा। तब जाके बेटा ये जवाहर सिंह ने डेवलप किया था, इसका सारा खर्चा किया था। आज यहाँ बहुत पैसा आता है, दुनिया चढ़ावा चढ़ाती है। बहुत लोग बेटा यहाँ पे ना सोने और चांदी के भी चीजें चढ़ाते हैं। इतना पैसा है जिसकी गिनती नहीं होती कि भाई कितना रुपया आता है। वो सारे मंदिर में ज्यादा पैसा आने के कारण इस मंदिर को एक ट्रस्ट को सौंप दिया और उसके हेड बना दिए सीएम। जो सीएम होगा वो इस मंदिर का ट्रस्टी तो होगा ही होगा, वो अध्यक्ष होगा। मंदिर की पूरी कमेटी है जिसमें पूरा पैसा खर्चा सब देखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मंदिर है, बार बार इसका जिक्र आएगा तो माता कृपी, द्रोणाचार्य, गुड़गांव और एकलव्य का मंदिर, ये बार बार ना बताना पड़े, सबको याद रखना है। चलो ये टिक कर लो। शीतला माता मंदिर, यहाँ लिख लो माता कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी थी, उनके लिए है ये। जाट राजा जवाहर सिंह ने बनवाया था। जवाहर सिंह किसके बेटे थे? जाट राजा सूरजमल, सबसे बड़ा नाम सूरजमल का ही तो है। जाट राजा सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह ने बनवाया और माता कृपी के लिए बनवाया, माता कृपी। ठीक है, आगे पढ़ो। दमदमा झील ये 3000 एकड़ में फैली है। 1 एकड़ 1 किला हमारे गांव में, तो 1 किला मतलब 3000 किलो के बराबर जमीन में फैली है दमदमा झील। लिख लो, सबसे बड़ी झील है ये हरियाणा की, 3000 एकड़। आगे पढ़ो। साइबर हब, साइबर तो तुम जानते ही हो, इंटरनेट और इन सब का काम है। सुल्तानपुरी पक्षी विहार, सुल्तानपुर। अब जो है ना बेटा ये पीक टाइम है, ठंड बढ़ गई ना, इस टाइम सबसे ज्यादा साइबेरियन सारस आके हमारे गुड़गांव के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में इकट्ठे हो गए। एक छोटी सी झील है वहां,
इसमें काई कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी यही खाते हैं। और इसके आसपास ढेर बड़ा एरिया जंगल है और उसमें मैक्सिमम पेड़ जो है ना वो कीकर का है, कीकर का। यहीं पे एक टावर बना रखा है, वॉच टावर, जिसपे चढ़ के आप दूरबीन से और देख सकते हैं कौन कौन से पक्षी हैं। पक्षी तो ढेर हैं, लेकिन फेमस है यहाँ पर साइबेरिया, जो रूस के ऊपर पड़ता है ना बेटा, बहुत ठंडा इलाका रशिया के ऊपर, उसका नाम है साइबेरिया। वहां से साइबेरियन सारस उड़ के आते हैं। सारस कोई छोटा पक्षी नहीं होता, भारी भरकम पक्षी होता है, उसका वेट भी ज्यादा होता है, लंबी उसकी चोंच होती है, लंबे पैर होते हैं, उसी को इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। तो साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस इस टाइम पर हरियाणा के कौन सी जगह मिलेंगे हमें? सुल्तानपुर पक्षी विहार, जो अब नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर एक गांव का नाम है, उनकी जमीन थी इसलिए नाम पड़ गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये टिक कर लो सुल्तानपुर, यहां लिख लो साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन। साइबेरिया सबसे ठंडी जगहों में आता है बेटा वर्ल्ड की, तो वहां से वो क्रेन उड़ के आते हैं क्योंकि वहां इस टाइम असहनीय ठंड है, उतनी ठंड को बियर नहीं कर सकते, तो वो उड़ के अक्टूबर सितंबर में वहां से चल पड़ते हैं। और देखो पक्षियों को भी कैसे रूट पता है, जीपीएस की तरह सही उड़ते 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 हमारे यहाँ सुल्तानपुर में बैठ जाते हैं। फिर वापस जाएंगे ये मार्च में, गर्मी बढ़ेगी ना, ये गर्मी नहीं सहन कर, मार्च में फिर उड़ जाएंगे और एग्जैक्टली वहीं आते हैं हर साल। तो इनको रूट देख लो कैसे, पक्षी के अंदर भी बुद्धि होती है। नेक्स्ट देखना, सराय अली वर्दी की मस्जिद, इसको अलावर्दी भी लिख देते हैं, बस पढ़ लो। सोहना का किला भी है, पटौदी महल है, शमा घूमने फिरने की जगह है बेटा ये, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और सोलर सिटी। हमारे पूरे वर्ल्ड में ना एक संस्था बनाई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अलायंस क्या होता है बेटा? गठबंधन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूरी धरती पर सबसे ज्यादा बढ़िया देश जहां सोलर बिजली बन सकती है ना, वो हर जगह नहीं है बेटा। 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री और नीचे 23.5, यहाँ के देशों में बिजली बन सकती है। बस कोई यहाँ बैठ के सोलर प्लेट लगा लेगा कि बिजली बनेगी, तो जिंदगी भर नहीं बनेगी, क्योंकि वहां लाइट हमेशा टेढ़ी और कम जाएगी। इस बेल्ट में सन की लाइट हमेशा पड़ेगी, गर्मी में भी सर्दी में भी। इस टाइम भी सोलर प्लेट काम करती है, चाहे ठंड है, जिस दिन धूप आएगी आप देखना सोलर प्लेट काम कर जाएगी। इस एरिया में पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं, मैक्सिमम ने कहा इंटरनेशनल सोलर गठबंधन बना लो, और हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया? हमारे गुड़गांव। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि पूरे वर्ल्ड का सोलर जो अलायंस बना उसका हेडक्वार्टर हमारे यहाँ है। यहाँ लिख लो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सोलर एनर्जी के ऊपर काम करता है। शीतला माता मंदिर पढ़ के देखो अब। भरतपुर के राजा, भरतपुर कहाँ है? राजस्थान। तो पहले इस पूरी बेल्ट के थे ये। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्माण किया गया। एक पता है क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसी मान्यता है कि उन्होंने जब बनाया उससे पहले भी था, ये छोटा था। कोई एक सिंघा जाट था बेटा, उसका नाम था सिंघा जाट। एक दिन सो के उठा, अब क्या पता सच या झूठ, उठ के उसने गाँव में कहा कि मेरे सपने में रात में माता आई थी और मुझे कह रही थी मेरा मंदिर बना दे यहाँ। तो उसके पास पैसा था, उसने मंदिर बना दिया छोटा। एक नॉर्मल आदमी कितना मंदिर बनाएगा? फिर उसी टेरिटरी में बड़ा मंदिर बनाया जाट राजा ने। राजा है तो पैसे वाला है, इसने बनाया जो वो आज तक है, जिसका नाम क्या है? शीतला माता का मंदिर। लेकिन वहां थोड़ी सी ईंट वींट रख के काम करा दिया था सिंघा जाट ने, ऐसी मान्यता है। लिख लो यहाँ ये बात, लिखो शायद सिंघा जाट, शायद सिंघा जाट ने निर्माण करवाया, ऐसी मान्यता है, कुछ लोग मानते हैं ऐसा, सिंघा जाट। और जवाहर सिंह ने क्यों बनाया? मुगलों को हराया था। लिख लो जवाहर सिंह मुगलों पर जीत के कारण। नहीं बेटा, वो एक ही आदमी है। पानीपत का आदमी बेटा एक ही हो सकता है, दो आदमी अलग अलग नहीं है। अगर पानीपत का आदमी पूछेंगे तो एक ही आदमी आएगा। चलो ये लिख लिया तुम लोगों ने। तो भरतपुर के राजा ने क्यों बनवाया उस टाइम पे? अब एक चीज सोचो, क्या मुगल ताकतवर रहे इस टाइम तक? नहीं। मुगल कमजोर किसकी मौत के बाद हो गए थे? हाँ, उसके बाद मुगल कमजोर थे तो कोई भी हरा देता था। तो यहाँ लिख लो मुगलों पर जीत की खुशी में, जवाहर सिंह ने बनवाया था मुगलों पर जीत की खुशी में। 18वीं शताब्दी में मुगल कमजोर होते चले गए थे। आगे पढ़ना, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हमेशा कौन होंगे? हरियाणा के CM। ये अंडरलाइन कर लो, ट्रस्ट का हेड हमेशा CM होंगे। अब आ जाओ मारुति उद्योग लिमिटेड। तुम सबने मारुति का नाम सुना है? मारुति आई तो हरियाणा में सबसे बड़ा फायदा किस चीज में हुआ था? जब कोई बहुत बड़ा प्लांट आता है तो सबसे बड़ा फायदा होता है रोजगार।
जहां रोजगार है ना बेटा, वहां के लोग हमेशा खुश रहेंगे। जहां बेरोजगारी है वहां क्राइम ज्यादा होंगे, वहां लोग चेन स्नैचिंग करेंगे, मर्डर करेंगे, चोरियां करेंगे। जहां रोजगार है वहां अनपढ़ भी सोचेगा सिक्योरिटी गार्ड लग जाऊं, कोई सोचेगा मैं चाय बनाने वाला लग जाऊं, कोई सोचेगा मैनेजर लग जाऊं, हर आदमी को काम मिल जाएगा ना। यानी मारुति जब आई तो सबसे ज्यादा क्या क्रिएट हुआ? ये मारुति आई कहाँ से? 1970 में ना एक छोटा सा थॉट था, मारुति एक छोटा सा बस विचार था। 19 शांति से सुनना, बार बार नहीं बताऊंगी बेटा। 1981 इंदिरा गांधी की सरकार आई थी और 7वीं लोकसभा चल रही थी। तब 1981 में मारुति ने ये डिसाइड किया कि हम किसी विदेशी का हाथ पकड़ लेते हैं, तकनीक हमें अच्छी आ जाएगी, क्योंकि हमें तकनीक नहीं पता थी। तो मारुति ने बातचीत की सुजुकी के साथ। सुजुकी कहाँ की है? जापान। जापान बेटा औद्योगिक क्रांति में एशिया में नंबर 1 था, जैसे वर्ल्ड में नंबर 1 था ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से तो हम बहुत दूर हो गए, वो हमें इतनी इंपॉर्टेंस देगा नहीं क्योंकि हम गुलाम रहे थे उसके। लेकिन जापान एशिया का है और जापान से हमारे लिंक पहले भी अच्छे थे। याद है सुभाष चंद्र बोस ने जापान से ही मदद मांगी थी, तो हमने जापान की इस कंपनी को कहा कि हमारे यहाँ तकनीक तुम दे देना, हम गाड़ियां बना लेंगे। इन्होंने कहा ठीक है भाई, जितनी गाड़ियां बिकेंगी उसका परसेंटेज मुझे भी मिलेगा। 1982 से बेटा हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, यानी हम लोग गाड़ियां बनाने लग गए। उस दिन से हम लोगों ने काम किया कि भाई टेक्नोलॉजी आ गई, कैसे क्या करना है ये हमें पता चल गया। 1981 के बाद से लगातार काम बढ़ता गया। हमने 300 एकड़ में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया, जिसे नाम दिया गया मारुति। मारुति सुजुकी, दोनों का नाम कंबाइन कर दिया। बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन अब आगे जाके इसमें पहले 2 लोग हेड थे, एक मारुति और एक सुजुकी। मारुति सरकार की तरफ से थी, वैसे तो प्राइवेट थी, बाद में सरकार ने ले ली थी। आज हालत ये है कि मारुति और सुजुकी में इनके साथ साथ जनता भी शेयर होल्डर है। तुम्हें पता है ना, शेयर मार्केट में शेयर्स आते हैं, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब आज की डेट में जो सबसे करंट आंकड़ा है, पूरे मार्केट का 44% गाड़ियां अकेली कौन सी कंपनी बना रही है? मारुति सुजुकी। यानी आधा भारत इनकी गाड़ियां इस्तेमाल करता है। मारुति की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसने जितने की खरीदी थोड़े से पैसे कट के वो उसको बेच देता है कई साल इस्तेमाल करके भी। बाकी गाड़ियों में क्या है, रीसेल नहीं मिलती। जितना बड़ा ब्रांड होगा रीसेल उसकी 0 बराबर, क्योंकि उसको लोग खरीदते नहीं है। लेकिन मारुति का एक नाम है कि भाई फेथ है, मजबूती नहीं है मारुति की गाड़ी में बहुत ज्यादा, लेकिन फेथ है। पूरे भारत में घर घर तक नाम पहुंचा हुआ है। गाड़ी का मतलब लोग मानते थे कि मारुति है, तो उसके बारे में है। मारुति उद्योग लिमिटेड, स्थापना 1981, 2003 तक भारत सरकार के अधीन। जापानी कंपनी सुजुकी को बेचा गया। यहाँ लिखो 56% हिस्सेदारी है, सुजुकी ज्यादा है हमसे, 56% हिस्सेदारी सुजुकी की। फरवरी 2022 तक 44% बाजार। पूरे मार्केट में टोटल गाड़ियों में कितनी गाड़ियां इनकी हैं? 44%। पर बेटा इससे एक चीज देखो कि विदेशी घुस गए आपके देश में, बाकी गाड़ियां लगभग विदेशी हैं। थोड़ी बहुत टाटा की विदेशी गाड़ियां, आजकल जितने अजीब अजीब नाम तुम्हें दिखते हैं ना, ये मैक्सिमम विदेशी हैं। इन्होंने पैसा लगा दिया आपके देश पे खर्च करने के लिए ताकि कमा सके। 44% बाजार की हिस्सेदारी। पहला संयंत्र लगा था 1981 में, कितने एकड़ में? 300। इस मारुति ने 3 बड़े प्लांट में अगर बात करें हमसे जुड़े, तो गुरुग्राम में कितनी जमीन खरीदी थी? 300 एकड़। फिर इसने 600 एकड़ जमीन खरीदी मानेसर में 2007 में। ध्यान से सुनते चलना, 1981 में। और अब तुम्हारे सामने डेवलप हो रहा है खरखौदा। खरखौदा सबसे ज्यादा बड़ा प्लांट इनका, 900 एकड़। 2 तरह के प्लांट लगा रहा है, 800 एकड़ में बनाएगा गाड़ियां और 100 एकड़ में बनाएगा बाइक, स्कूटी वगैरह, 2 व्हीलर्स। ये इसका इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका एक प्रोजेक्ट गुजरात में भी है मारुति का, लेकिन बेटा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूछेंगे तो खरखौदा। इससे ये अंदाजा लगाओ कि जैसे गुड़गांव की तस्वीर बदली, जैसे मानेसर की इंपॉर्टेंस बढ़ी, अब अगला नंबर किसका है? खरखौदा। खरखौदा इतना ज्यादा डेवलप होगा आने वाले टाइम में कि हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ सब सुविधाएं आ जाएंगी। तुमने देखा है सरकार ने सारे रोड्स बढ़िया बना दिए खरखौदा के आसपास, कनेक्टिविटी कारण वो डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फेज लेकर आएगा।
पूरे सोनीपत की तस्वीर बदलेगा खरखौदा, क्योंकि खरखौदा में सब खरखौदा नहीं बसेंगे। सोनीपत में देखना कितना फायदा होगा, क्योंकि जितने जीएम मैनेजर या इस तरह के लोग होते हैं वो वहीं नहीं रहेंगे, वो इस बेल्ट में रहेंगे। यहाँ बहुत महंगी जमीनें हो जाएंगी, ये गुड़गांव का दूसरा हिस्सा बन जाएगा मान लो। पढ़ के देखो आगे। तो पहला संयंत्र हो गया 81 में गुड़गांव में 300 एकड़ में। संयुक्त उद्यम 1982, दोनों जो इकट्ठे हुए ना, कोलैबोरेशन 1982। निर्माण हो गया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। कॉल सेंटर शाखा खुल गई सन 2000 में। कॉल सेंटर पता है ना सब लोगों को, कोई भी दिक्कत हो कॉल सेंटर में आप कॉल कर लेते हैं। 2000 मानेसर संयंत्र बना 2007 में 600 एकड़ में। गुजरात और खरखौदा, खरखौदा कितने एकड़ में है? 900। ये सबसे बड़ा प्लांट है इसका, लिख लो यहाँ 800, उसमें 4 व्हीलर, और 100 एकड़ में 2 व्हीलर बनेंगे। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर 800 और 100 में। ये सबसे बड़ा है क्योंकि एक 300 का था, एक 600 का, अब 900 का। हिसार पर आ जाओ। 1 नवंबर 1966, हेडक्वार्टर सेम है। क्षेत्रफल इसका 3983, पहले से कम है, और अब तो और कम हो जाएगा जब क्या निकल जाएगा? हांसी। तहसील सिर्फ पढ़ लो, हिसार, हांसी, बरवाला, नारनौंद, आदमपुर। जनसंख्या को अंडरलाइन कर लो, 17 लाख, बड़ी जनसंख्या है 17 लाख। 18 लाख के बाद यही आता है बेटा, 17 लाख। बस पढ़ते चलो। लिंगानुपात 872, साक्षरता 72, जनघनत्व 438, सिर्फ पढ़ने थे। विशेषताओं पर आ जाओ। हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय, तुम सबको पता है पूरे हरियाणा में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराने वाली एक बड़ी यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। पहले ये सुन लेना, अब पहले ये पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का पार्ट थी, एक ब्रांच थी। फिर जब हम अलग हुए तो ये हमारा अपना पर्सनल एक तरह से यूनिवर्सिटी बन गई। 1970 में हमने इसको अलग कर दिया, और 1991 में 21 साल बाद हमने इसके नाम के आगे लिख दिया CCS, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। इससे बड़ी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हमारे इर्द गिर्द भी नहीं है। ये एशिया में, भारत में, उत्तर भारत में, हरियाणा में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। चलो पढ़ के देखो। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ लिख लो, कृषि विश्वविद्यालय के पास CCS HAU 1970/1991, CCS HAU 1970/1991। CCS बनी 1991 में, HAU थी 1970 में। नेक्स्ट पढ़ो, सूती कपड़े की मिल, इस्पात। इस्पात बेटा स्टील को बोलते हैं, लिखो यहाँ स्टील। स्टील सिटी तो पता ही है तुम लोगों को। स्टील सिटी क्या है? हिसार। हिसार को स्टील सिटी क्यों कहते हैं? एक फैमिली है, कौन सी? जिंदल। आज सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर औरतों के लिस्ट में टॉप पे हैं, कई साल से अमीर हैं। नीता अंबानी से ज्यादा अमीर हैं सावित्री जिंदल। जिंदल परिवार का बहुत बड़ा एजुकेशन में अगर काम देखें तो ये OP जिंदल यूनिवर्सिटी, जहां खुद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CJI आते हैं, तो बड़ी यूनिवर्सिटी है। इनकी बात करें तो राजनीति में इनका बड़ा नाम है, नवीन जिंदल को हर कोई जानता है। इनका हर चीज में नाम मिलेगा। अगर देखें इसमें उद्योग धंधों में, पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी में, जिंदल स्कूल भी चलाते हैं, जिंदल राजनीति में है, यानी सब तरह के काम धाम में से निकला हुआ एक परिवार है जिंदल। बेटा एक आदमी कैसे अपनी जिंदगी बदलता है पीढ़ियों की, इसका एग्जाम्पल भी यही लोग हैं। पहले ये नॉर्मल लोग थे, आज से काफी पुरानी बात कर रही हूँ। इनका काम था, एक दुकान थी छोटी सी जहाँ तसले बाल्टी वगैरह बेचते, जैसे नॉर्मल लोग बेचते थे, एक नॉर्मल से व्यापारी थे। फिर कभी ऐसा हुआ कि इनके परिवार से एक आदमी को विदेश जाने का मौका मिला, या वो गए होंगे अपनी तरफ से, वहां वो किसी होटल में रुके और उन्होंने देखा होटल में पानी का सिस्टम, पाइप से पानी आता है, टैप खोला पानी आ गया। उन्हें ये बात इतनी पसंद आई, उन्हें लगा अपने देश में भी पाइप का सिस्टम आएगा, आना चाहिए। उन्होंने इस पे काम किया। कुछ लोग हंसे कि बेवकूफ़ है क्या, यहाँ तसले बाल्टी और पानी भरने के कुएं और ये सब थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, विजनरी थे कि आज नहीं तो 50-100 साल बाद आएगा ये सिस्टम। आज तुम देखो गरीब से गरीब आदमी के घर में टैप वाटर आता है, हर घर नल से जल, हमारी सरकार का प्रोजेक्ट है। इन्होंने पहले पकड़ लिए बात, बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस इतना ग्रोथ हो गई बिजनेस में कि आज देख लो क्या स्कूल, कॉलेज, और कॉलेज में नॉर्मल कॉलेज नहीं है जहां एक बच्चा कम से कम करोड़ रुपए देके जाता है, ऐसा कॉलेज जिसकी टोटल स्ट्रेंथ हजारों में है, यानी करोड़ों रुपए का कामकाज है।
आज इनकी कोई और छोर नहीं है कमाई का। जिंदल परिवार ने छोटा सा काम शुरू किया था स्टील का। आज जिंदल परिवार के कारण ये जो हिसार है इतनी ग्रोथ कर गया कि इसको कहते हैं दिल्ली के बाद एक वैकल्पिक शहर है ये। वैकल्पिक का मतलब होता है बेटा ऑप्शनल, कि अगर आप दिल्ली में कोई चीज ना कर पाए तो आप ऑप्शनल, आपके पास एक शहर है जिसका नाम है हिसार। और हिसार अब लगातार आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इस बात को और क्लियर कर दिया। तो इससे जो ऐसे शहर होते हैं ना, भाई दिल्ली तो हद से ज्यादा भर गया, अब दिल्ली को और कितना ग्रोथ करें, तो ऐसे शहरों को कहा जाता है काउंटर मैग्नेट सिटी। मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, तो ये शहर आने वाले टाइम में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपके हरियाणा का काउंटर मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है, या सिर्फ मैग्नेट सिटी कह लो हिसार को, क्योंकि सारी आबादी वहां नहीं बस सकती। अब अगला टारगेट होगा हरियाणा का हिसार, ये टिक कर लो। हिसार में हम पहुंचे, ये रहा स्टील सिटी, यहां लिख लो मैग्नेट सिटी, मेंशन करो काउंटर मैग्नेट सिटी, वैकल्पिक विकास केंद्र, यानी यहां ऑप्शन में आप यहीं आओगे अब दिल्ली के बाद, वैकल्पिक विकास केंद्र, काउंटर मैग्नेट सिटी। ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। पर्यटन स्थल पर आ जाओ, गुजरी महल, सबको पता है ना, एक गुजरी के लिए बनवाया था, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नाम पड़ गया गुजरी महल, लिख लो यहाँ, फिरोज शाह तुगलक, गुजरी महल बनवाने वाला फिरोज शाह तुगलक। एक मस्जिद है बेटा, उसके बाहर एक ऐसे खंबा सा खड़ा है, उस खंबे टाइप को बोलते हैं लाट, तो उस मस्जिद का नाम पड़ गया लाट की मस्जिद, टिक कर लो। महाराजा अग्रसेन का नाम सुना है? अग्रसेन चौक भी है, उनका बसाया शहर था अग्रोहा, वहीं अग्रोहा धाम बना दिया, लिखो महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन। जहाज कोठी, एक जॉर्ज थॉमस नाम का आयरलैंड से एक चोर था बेटा, वो वहां से ना छिपके, कहीं चोरी में फंस गया होगा, एक पानी के जहाज में छिपके बैठ गया और उतरा यहाँ इंडिया में आके यहाँ, और देखा यहाँ के लोग भाई कैसे काम कर, सोचो कुछ भी नहीं था पास, भगोड़ा एक आदमी था, यहाँ आके इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि यहाँ का राजा बन गया। हरियाणा के 1200 गांव, उस टाइम पे छोटे छोटे गांव थे 100-150 लोगों के, ये उसने बेटा अपने अंडर कर लिए और अपना सिक्का चला दिया, जिसका यहाँ कुछ नहीं था वो राजा बन गया। लोग उसको राजा साहब, जहाज साहब, जॉर्ज बोलना ना आए तो इसका नाम पड़ गया जहाज साहब। फिर इसके पास क्योंकि बेस तो था नहीं, कोई पुश्तैनी अमीर थोड़ी ना है ये, तो इसने देखा एक पुराना हमारा किला था उस हांसी में, इसने उस किले में ही अपना कह दिया यहीं पे मेरा रहना सहना होगा। इसने हांसी और हिसार की बेल्ट पे अपना दबदबा रखा और अपनी टकसाल बनाई, अपने नाम के सिक्के भी चलवाता। कभी कभी सोचता तो होगा कि कैसी बढ़िया जगह मेरी जिंदगी जो है सेट हो गई है, कहाँ मैं वहां भागता फिरता था, पुलिस से बचता, कहाँ यहाँ राजा, सब इसको राजा साहब। तो जहाज साहब की कोठी बन गई थी बेटा वो, ये टिक कर लो, जहाज कोठी लिखो। जॉर्ज, ये जॉर्ज थॉमस की कोठी थी, हमारी जगहों पे रहता था ये। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड से भाग के आया था, जॉर्ज थॉमस। और नेक्स्ट है शेख मुनैद की मज़ार। लास्ट कर लेते हैं आज का अंबाला। आज क्लास का टाइम भी ओवर हो चुका है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, बता दिया करो मुझे जब क्लास का टाइम, क्योंकि 11 बजने वाले हैं। क्या था बेटा? बेल लग गई थी, मुझे तो सुनाई ही नहीं आई, तो बता देते ना कि बेल लग गई है। चलो फिर कल पढ़ा दूंगी बेटा अंबाला।